क्लास। आज हम बात फंडामेंटल एनालिसिस की आज दूसरी क्लास है। इसमें आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स इवेंट्स की। देखिए वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमिक इवेंट आते हैं और उनके इम्पैक्ट को देखते हैं कि फॉरेक्स मार्केट पर हमारे पास क्या पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है इंटरेस्ट रेट, डिसीजन ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जो है सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है फॉरेक्स मार्केट के हवाले से, गोल्ड के हवाले से स्पेशली। और स्पेशली अगर हम तीन चार बैंक्स हैं जिनकी जो इंटरेस्ट रेट की डिसीजन है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए, ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, बाकी जिस जिस करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हैं उन ममालिक की जो इंटरेस्ट रेट की डिसीजन है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम लोग क्योंकि लिमिटेड मोस्टली गोल्ड में कर रहे होते हैं या यूरो में या जीबीपी में, तो इन तीनों की इंटरेस्ट रेट को हमने देखना होता है। गोल्ड में तो सिर्फ हम लोग मोस्टली देखते हैं फेडरल रिजर्व की। ठीक है, यूएसए की फेडरल रिजर्व की। अब इंटरेस्ट रेट में क्या है, जब भी इंटरेस्ट रेट देखो इसका एक फंडामेंटली आपको समझाता हूँ। इंटरेस्ट रेट की डिसीजन, जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो उस मुल्क की जो करेंसी की वैल्यू वो भी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो इसका मतलब है लोग बैंक में पैसा रखना प्रेफर करेंगे। जब बैंक में पैसा ज़्यादा रखा जाएगा तो उस करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बैंकों में पैसा रखने का रेशो कम होता है, लोग दूसरी इन्वेस्टमेंट देखते हैं। इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसकी पैरेलल जो है स्टॉक्स की प्राइस पर नेगेटिव असर होते हैं। क्यों होते हैं? वो इसलिए क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बढ़ जाती है। इसी तरह से जब आपको बैंक में सेफ तरीके से अगर आपको एक रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो आप गोल्ड में और दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर। जैसे ही इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाते हैं तो जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है वो भी ऊपर जाती है। इसी तरह अगर गोल्ड इंटरेस्ट रेट घट रहा है तो उसके साथ डॉलर की प्राइस है वो भी नीचे आएगा। तो उसके साथ क्योंकि हम गोल्ड को हमेशा डॉलर की अगेंस्ट बाय करते हैं तो आपको गोल्ड हमेशा ऊपर नजर आएगा। ठीक, रिलेटेड होती है हमारे पास जो है इंटरेस्ट रेट से। क्यों? इन्फ्लेशन, पहले इन्फ्लेशन को समझते हैं फिर इसको कोरिलेट करता हूँ इसके साथ। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि प्राइस का बढ़ना। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो जो कंट्रीज होते हैं वो अपनी इंटरेस्ट रेट को भी ऊपर ले जाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने के लिए। ठीक है, अफरात ज़र को कंट्रोल रखने के लिए। तो इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो इन्फ्लेशन का मतलब दुनिया में चीज़ें बढ़ रही हैं, आपकी जो पैसे का वैल्यू है वो डिवैल्यू होता जा रहा है क्योंकि आपकी पैसे की वर्थ कम हो रही है। तो जब इस तरह से जो 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 इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ जब डिमांड बढ़ती है तो स्टॉक्स की प्राइस भी ऊपर आपको नजर आते हैं। कमोडिटी में आपको जो गोल्ड की प्राइस है वो भी आपको ऊपर नजर आएगा। करेंसीज पे प्रेशर पड़ती है। जब भी इन्फ्लेशन ऊपर जाती है तो करेंसीज पर प्रेशर पड़ता है क्योंकि करेंसीज पॉजिटिव मूव करते हैं एक हद तक। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उसके साथ जो है फिर करेंसी पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ जब जब बैंक्स भी अपनी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो फिर एक नेगेटिव प्रेशर आता है। इन्फ्लेशन एक हद तक तो सही है लेकिन इन्फ्लेशन जैसे ही बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ती है तो उसका इनवर्स रिलेशन प्रेशर आता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो फिर उसकी प्रेशर जो है उसको बैलेंस करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो वो मार्केट पर नेगेटिव असर आता है। लेकिन पार्शियली जो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन है उसकी गोल्ड पे, कमोडिटीज पे एक पॉजिटिव असरात होता है क्योंकि वो गुड्स की प्राइस को बढ़ा रहा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास तीसरा जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का मतलब ये है कि जब भी किसी मुल्क की इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए जो है इंटरेस्ट रेट को उसकी जो फेडरल बैंक है वो कम कर देता है। क्यों कम करे? ताकि जो जो बिजनेसेस हैं उनको पैसे एजी से मिले और वो मजीद जॉब क्रिएशन करें, इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जाए। पास रिटेल सेल, जब भी रिटेल सेल बढ़ता है तो उस एक इंडिकेशन होती है कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। रिटेल सेल बढ़ने का मतलब है कि डिमांड कर्व ऊपर जा रहा है। ठीक है, सप्लाई कर्व वहीं पे है, डिमांड कर्व जब ऊपर जाती है तो उसके साथ प्राइस का बढ़ना पैरेलल है। ठीक है, जब प्राइस बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट की बढ़ने की चांसेस पैदा हो जाते हैं। इनिशियली जब रिटेल की डिमांड बढ़ती है तो उसका मतलब है एक इकोनॉमी जो है पॉजिटिव वे में जा रहा है तो उसकी इनिशियली उसकी करेंसी पर अनटिल अनलेस जब तक आपका इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता उसके साथ
तो आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि आपकी जो जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ पे जा रहा है, तो वो उसकी करेंसी ऊपर जाती है, ठीक है। तो जब भी इन्फ्लेशन पॉजिटिव सॉरी रिटेल प्राइस पॉजिटिव आते हैं तो आपकी जो करेंसी है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, ठीक है। फिर इसके साथ हम देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर किसी इकोनॉमी की बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रॉफिट पॉजिटिव साइड पे आ रहा है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है एक कंट्री कितने गुड्स बाहर से इंपोर्ट करती है, कितने एक्सपोर्ट करती है, उसके बाद नेट इनकम। जैसे अगर हम पाकिस्तान का मिसाल दूं आपको, पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ ट्रेड इस वक्त $35 बिलियन लॉस में चल रहा है, ये निगेटिव है। आउटफ्लो हमारा ज़्यादा है, हमारा इनफ्लो कम है। अगर ये इनफ्लो पॉजिटिवली बढ़ जाता है और आउटफ्लो कम होता है, तो इसका मतलब है उस मुल्क की करेंसी स्ट्रांग होने वाली है, ठीक है। तो पॉजिटिव असरात पड़ते हैं। इसी तरह अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो डॉलर की फेडरल जो बाकी करेंसीज हैं वो नीचे जाएंगी। तो ये चीज़ ये है, यानी कि आप जब भी इन्फ्लेशन सॉरी बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव आता है जिस करेंसी का, चाहे वो यूरोजोन का हो, चाहे वो जीबीपी का हो, चाहे वो यूएसए का, तो उसका मतलब वो वाली करेंसी अब स्ट्रांग होने वाली है इन लॉन्ग रन, ठीक है। है ग्रोथ डोमेस्टिक जीडीपी। जीडीपी का मतलब एक इकोनॉमी के अंदर कितनी प्रोडक्शन होती है, कितनी प्रोडक्शन उस इकोनॉमी में हो रही है पर ईयर, उसकी रियल वैल्यू वर्थ के। अगर जब भी जीडीपी बढ़ती है तो वो इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, मतलब तो जब भी इकोनॉमी ग्रो करेगा तो उस मुल्क की जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग है। पॉजिटिव जीडीपी का मतलब ये है कि वो करेंसी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। नेगेटिव जीडीपी का मतलब ये है कि वो करेंसी पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। वो जीडीपी को हमेशा पॉजिटिव देखें, इसका फेवरेबल रिस्पॉन्स होता है करेंसीज के साथ, उस मुल्क की करेंसी के साथ। जब भी आपको नजर आए कि गवर्नमेंट डेट इंक्रीज हुई है, यानी कि गवर्नमेंट की अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको बेहतर समझ आएगा, जब भी आपका बैरूनी कर्जा यानी कि आपकी गवर्नमेंट ज़्यादा कर्जे ले रही है तो इसका मतलब है उसको उस कर्जे का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो फिर आपका जो जो आउटफ्लो है पैसे का वो बढ़ जाती है, ठीक है। जब आउटफ्लो बढ़ेगा तो इसका मतलब जितने भी कर्जे बढ़ेंगे तो उसके साथ आपका लॉन्ग टर्म में आउटफ्लो बढ़ेगा। जब आउटफ्लो बढ़ेगा तो आपकी करेंसी पर इसका नेगेटिव असरात होते हैं, ठीक है। जब भी आपकी डेट बढ़ती है तो आपकी करेंसी पर नेगेटिव असर पड़ते हैं। वो अलग बात है कि हम आईएमएफ से जब कर्जे मिलते हैं तो हमारा पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी देर के लिए संभल जाती है, लेकिन इन डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। जब आपकी डेट बढ़ जाते हैं तो आपकी करेंसी पर नेगेटिव असर। सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज इसके अलावा भी आते हैं, उनकी मिंट्स आते हैं, आपको इन पे की नज़र पड़नी पड़ेगी। सेंट्रल बैंक की मिंट्स इस तरह से आते हैं कि वो पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं, वो इकोनॉमी के बारे में अपनी रिव्यू देते हैं। इन रिव्यूज पर आपको अच्छे से नज़र रखना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल बैंक सबसे बड़ी जो है इदारा होता है किसी भी मुल्क में, उसकी करेंसी को, जो करेंसी है उस करेंसी को वो कंट्रोल करने का। सेंट्रल बैंक की जब भी प्रेस उसकी फेडरल रिजर्व बैंक की चेयरमैन है उसकी हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मंथली। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखने हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी इम्पैक्ट अगर वो पॉजिटिव साइड पे होता है तो आपकी करेंसी ऊपर जाएगी, अगर उसकी आपके नेगेटिव कमेंट होते हैं अबाउट इकोनॉमी अबाउट करेंसी तो हमेशा वो करेंसी नीचे आती है, ठीक है। ये चंद चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, स्पेशली अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं। आप इन चीज़ों को देख अगर ये चीज़ें आपको समझ आ गई तो आपको लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग करने में आसानी होगी, ठीक है। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो ये चीज़ें सिर्फ जब ये डेटा रिलीज होते हैं आप देखते हैं कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म के लिए बड़ी वेव्स आपको नज़र आएंगी।